देखो, आज हम बात करेंगे हाउ नॉलेज ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। भारत से नॉलेज ट्रेवल करके कैसे गया साइंस मैथमेटिक्स का यूरोप में। तो देखिए, सबसे पहले बात करनी चाहिए 3 फेजेस में ये जो नॉलेज है ट्रेवल करके गया है। पहला जो फेज था वो फेज आता है 10वीं सदी के अंदर, 10th सेंचुरी के अंदर। अब 10th सेंचुरी के अंदर क्या था, जो अरब था, अरब देश जो था तरक्की कर रहा था, और जो यूरोप था उसका बहुत डार्क एज चल रहा था। अरब देश क्यों तरक्की कर रहा था? क्योंकि बहुत सारा ज्ञान विज्ञान वो इम्पोर्ट कर रहा था भारत से। एक कम्युनिटी हुआ करती थी, एक समाज हुआ करता था अरब के अंदर, बर्मेकिड्स नाम से। ये जो बर्मेकिड्स ये लोग थे, इनका ये ज्ञान इकट्ठा करने वाले लोग थे। ये जगह जगह भारत में जाते, ज्ञान इकट्ठा करते, ज्ञान विज्ञान गणित एस्ट्रोनॉमी वगैरह का, और ये लेकर आते किताबों में लिखकर। और ये इन्होंने जो है अरब के अंदर ज्ञान फैलाया। बर्मेकिड्स नाम के लोग थे ये कम्युनिटी। अब ये जो नॉलेज था, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी। अबैसिड खलीफत का जो टाइम था, उस समय बगदाद में लाइब्रेरी बनी, और इस लाइब्रेरी में बहुत सारा नॉलेज था, दुनिया भर का बहुत सारा। उसमें भारत का बहुत सारा नॉलेज था। उसमें साइंटिफिक जो है मैथमेटिकल कई सारे नॉलेज थे, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के। इवन कई सारी जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, वो भी आपको अरेबियन नाइट्स की कहानियों में देखने को मिलती है। उसका भी जो सोर्स है, जो अरेबियन नाइट्स में कहानियां हमको मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं भारत के पंचतंत्र की कहानियों से ट्रेवल करके गई है। बहुत सारी एस्ट्रोनॉमी जो है, बहुत सारा जो नॉलेज है, वो यहाँ से ट्रेवल किया बगदाद के अंदर। फिर बगदाद से लेटर ऑन ये स्पेन ट्रेवल किया। स्पेन में कॉर्डोबा नाम की जगह है। कॉर्डोबा के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी, जिसके अंदर बहुत सारा ज्ञान विज्ञान था, नॉलेज था। अब ये जो यूरोप था वो स्पेन के बहुत करीब था। उस समय स्पेन जो था एक इस्लामिक राष्ट्र था। आज स्पेन भले एक क्रिश्चियन राष्ट्र, उस समय इस्लामिक राष्ट्र था। और स्पेन जब कमज़ोर पड़ा तो यूरोप ने वहाँ आक्रमण किया। उससे पहले उन्होंने बशर्ते अपने जासूस वगैरह भेजकर उन्होंने पहले से प्लानिंग की थी बहुत चीज़ों की। बहुत सी चीज़ों को पहले से ट्रांसलेट किया था। नंबर सिस्टम और ये जो प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये उन्होंने पहले से ही अपने जासूसों के जरिए उन्होंने सीखी थी। बट मोटे मोटे रूप में जो नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ वो इस तरह से हुआ। कॉर्डोबा नाम की जो जगह थी स्पेन में, वहाँ की लाइब्रेरी को कब्जा किया। जब वो लाइब्रेरी कब्जे में आ गई तो उन्होंने क्या किया कि अब दुश्मन से जो नॉलेज लेंगे तो ये तो बेइज्जती की बात होगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि बोले ये नॉलेज हमारी थी, ये अरबी लोग चोरी करके गए थे हमसे, हमने वापस इनसे ले ली। तो इस तरह की एक झूठी कहानी बनाई इन्होंने, और वो झूठी कहानी आज तक चलती आ रही, लोग मानते हैं। तो लोगों के मन में ये बात बिठा दी कि जो साइंस है उसकी उत्पत्ति यूरोप से हुई है, बट ये सच नहीं है। अब ये तो था पहला फेज की बात। दूसरा जो फेज आता है वो 16वीं सदी का फेज आता है, रेनेसेंस पीरियड जिसको हम बोलते हैं। इस रेनेसेंस पीरियड में बहुत से जो यूरोप के इंटेलेक्चुअल भारत आते थे और भारत से गणित सीखते थे और वापस अपने देश जाते थे। उसमें न्यूटन का भी नाम है, लेबनीज का भी नाम है, और भी बहुत सारे, फेबोनाची, पास्कल, ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम है। और इस बात के बहुत प्रूफ जो मिलते हैं उनकी बायोग्राफीज में, उनके ऑटोबायोग्राफीज में, वो खुद क्लेम करते हैं इस बात को लेकर कि वो भारत आए, भारत में उन्होंने सीखा। पास्कल खुद क्लेम करता है उसने पिंगल छंद शास्त्र से जो है मैथमेटिक्स सीखा। इवन न्यूटन केरला से जो है कैलकुलस सीख के गया, लेबनीज केरला से कैलकुलस सीख के गया। और भी बहुत सारे ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने भारत आके नॉलेज इकट्ठा की। उससे पहले का भी जो उनका नॉलेज था वो जो 10th सेंचुरी में ट्रेवल करके गया था। और सेकंड जो फेज था ये रेनेसेंस फेज था। तीसरा जो फेज आता है, जो सबसे ज़रूरी फेज आता है, जिसके अंदर जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, 19वीं सदी का जो टाइम था। इस 19वीं सदी के अंदर बहुत सारे जो अंग्रेज इंटेलेक्चुअल्स थे वो भारत के कल्चर पर, भारत की लैंग्वेज पर रिसर्च कर रहे थे। अब उनको ये रिसर्च करते करते एक बात उनके दिमाग में क्लिक की कि बहुत सारी चीज़ें ये जो ग्रीक लैटिन में और संस्कृत भाषा में मिलती है शब्द, आगे जाके इन लोगों के माइंड में ये बात ना आ जाए, इंडियंस, भारतीय लोगों के दिमाग में इनको पता ना चल जाए कि नॉलेज इन्हीं के थ्रू होते हुए यूरोप ने अप्लाई किया, यूरोप का नॉलेज नहीं है वो। तो यूरोप ने ऐसी कई झूठी कहानियाँ बना दी, अंग्रेजों ने ऐसी कई झूठी थ्योरी बना दी, जैसे आर इन्वेजन थ्योरी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थ्योरी। कि बोले इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थ्योरी मतलब जो अंग्रेज और जो यूरोपियन लोग थे और जो भारतीय लोग थे, उनकी भाषा आपस में मिलजुल कर बनी, जबकि ये बात झूठी है। उन्होंने थ्योरी क्यों बनाई? ताकि जो उनका एक जो इतिहास है उसको वो जुटला सके।
जो उन्होंने जो नॉलेज को चोरी किया, उस चोरी को वो उसको अपना सेटिस्फाई कर सके कि बोले हमने चोरी नहीं की, कि बोले ये तो हमारा नॉलेज था, तुम लेके गए। तो ये उन्होंने पहले से ही झूठी थ्योरी बना दी हमको ये साबित करने के लिए कि भाई ये जो नॉलेज था ये हमारा ही था। इवन आप इस चीज़ को नोटिस करते होंगे, अगर आप साइंस मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप इस चीज़ को नोटिस करते होंगे कि बहुत सारे शब्द जो ग्रीक लैटिन की भाषा में मिलते हैं हमको, वो संस्कृत से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे आप बात करेंगे नंबर से रिलेटेड, जैसे आप ग्रीक में बोलते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, ये शब्द संस्कृत से ओरिजिनेटेड हैं। संस्कृत के द्वि, त्रि, चतुर्थ, पंच, सप्त, सप्त, अष्ट, नव, 10, इनसे ये ओरिजिनेटेड है। ऐसे और सारे कई सैकड़ों शब्द हैं जो संस्कृत से आते हैं। अब सवाल ये उठता, हमारे मन में सवाल उठता है कि ये भाषा में सिमिलरिटी कैसे आती है। और अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा था कि इन भारतीय लोगों को ये बात पता चलेगी आज नहीं तो कल। तो अंग्रेजों ने पहले से ही एक झूठी थ्योरी बना दी कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थ्योरी, कि बोले जो संस्कृत का विकास हुआ है वो यूरोपियन लैंग्वेजेस से हुआ है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। यूरोपियन लैंग्वेजेस से कोई लेना देना नहीं है संस्कृत का। संस्कृत से बहुत सारे शब्द यूरोपियन लैंग्वेजेस ने उठाए हैं। सच्चाई ये है। बहुत सारी झूठी थ्योरीज इतिहास के नाम पर अंग्रेजों ने हम पे थोप दी है, और हम लोग केवल उन थ्योरीज को इसलिए मानते हैं कि वो गोरी चमड़ी ने दे दी। हम उस पर तर्क वितर्क नहीं करते। ये हमको सोचने समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद।